नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं डॉक्टर गोविंद पांडे जी की किताब जो है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उससे हम हिंदी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे और ये एक श्रृंखला की शुरुआत होगी। सबसे पहले इसमें हम हिंदी भाषा के गद्य खंड को देखेंगे, हिंदी गद्य के विकास को देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन वन लाइनर प्रश्नों को सबसे पहले रिवीजन करते हुए फिर हम आएंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं हिंदी गद्य के विकास से। तो आइए शुरू करते हैं इन वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट में भी ये सब यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। तो आप देखिए और चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य का विकास। फर्स्ट पॉइंट है, अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की थी। किसने की थी? कुवलय माला नामक एक गद्य कृति है जो कि सबसे पहले मानी जाती है। ये 8वीं सदी की कृति है और इसके लेखक हैं अद्योतन सूरी जी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, इसमें 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास एक कवि हुए थे जिनका नाम था रोड कवि, और इन्होंने राउरवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। राउरवेल कई मायने में इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। वो अपने शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ों को इसने समाहित किया था। इस राउरवेल में बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उन सभी को हम देखते हैं। ये रचना है 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की और इसके कवि हैं रोड कवि। तो राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउरवेल एक शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति का मतलब होता है ये शिलाओं पे अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की एक परंपरा रही है और ये परंपरा आरंभ होती है राउरवेल से ही। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि राउरवेल से संबंधित है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है प्रश्न। राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें से राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल जो कि रोड कवि की रचना है, इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है कि ये गद्य और पद्य मिश्रित काव्य है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये एक शिलांकित कृति है। तीसरी विशेषता इसमें हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की परंपरा शुरू होती है राउरवेल से ही। और चौथी विशेषता है कि इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें कि राजस्थानी प्रधान है। नेक्स्ट पॉइंट, उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण को हिंदी का प्रथम गद्य माना जाता है, प्रथम गद्य का ग्रंथ है ये। और हम राउरवेल को क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये चंपू काव्य है, ये जो है गद्य और पद्य मिश्रित है, इसलिए हम राउरवेल को पहली हिंदी की गद्य रचना नहीं मानते हैं। हम उक्त व्यक्ति प्रकरण को हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ मानते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। कब हुआ था? राउरवेल की रचना तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य हुई थी और उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर शर्मा जी ने की थी 12वीं शती में।
उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और डॉक्टर मोतीचंद ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इन्होंने उक्त व्यक्ति प्रकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण रत्नाकर, जो कि एक रचना है वर्ण रत्नाकर, और इसके रचनाकार हैं मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना है वर्ण रत्नाकर, और ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। हिंदी भाषा को कई उपभाषाओं में भी उसको जो है वर्गीकृत किया गया है, तो उसमें से जो मैथिली हिंदी है, तो वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। ये इस तरह से लिखी गई है जैसे कोई विश्वकोश हो। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। अगर हम देखेंगे तो साहित्यिक हिंदी का गद्य, ये सब तो प्रारंभिक रचनाएं थी, और साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी जो है हिंदी का गद्य 3 रूप में प्रचलित थी। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली का गद्य। तो 19वीं सदी से पहले गद्य अपने 3 रूपों में प्रचलित था। राजस्थानी गद्य जो कि सबसे पुराना माना जाता है, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है, जो कि 10वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। अब राजस्थानी गद्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनके लेखक लिखे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। पहली रचना जो कि धनपाल कथा है, ये 14वीं सदी की रचना है। एक है रचना तत्व विचार, जो कि ये भी 14वीं सदी की रचना है। नेक्स्ट है वाग विलास, इसका दूसरा नाम है पृथ्वीचंद चरित्र, ये 1421 की रचना है, 1421 ईस्वी की रचना है माणिक्य चंद्र सूरी की पृथ्वीचंद्र चरित्र। पंचाख्यान ये 1847 ईस्वी की रचना है और इसके लेखक हैं फतेह राम वैरागी। अब आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संबत 1400 संबत से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 1400 संबत से माना है। तो 1400 संबत जो है वो अगर हम ईस्वी में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ईस्वी में अगर उसको हम उसकी गणना करते हैं, तो उसका जो वर्ष आएगा वो 1343 ईस्वी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संबत 1400 के आसपास किया था। आचार्य शुक्ल ने माना कि ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने किया था, जो कि इन्होंने संवत 1400 के आसपास किया था, और ईस्वी में हम इसको काउंट करेंगे तो ये 1343 ईस्वी के आसपास किया था। गोरखपंथी योगियों ने सर्वप्रथम ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में जो वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य है उसको इन्होंने ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। नेक्स्ट है महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र
विट्ठलनाथ जी ने ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन की है। तो ये पुत्र थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के, जिनका नाम है विट्ठलनाथ जी, और इन्होंने ब्रजभाषा गद्य की एक रचना की थी जिसका नाम है श्रृंगार रस मंडन। विट्ठलनाथ जी की अन्य रचनाएं भी हैं जिनका नाम है यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। नेक्स्ट पॉइंट है 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। तो यहाँ पे 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ जो है वो विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलदास जी की रचना मानी जाती है। इन ग्रंथों में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। किसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ जी ने इन वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी हैं। इनका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। नाभादास जी ने गद्य भाषा में ब्रजभाषा में हिंदी गद्य में ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टयाम, और इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित जो ये लेखक थे वैकुंठमणि शुक्ल, इन्होंने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है सुरत मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की। किसने की? सुरत मिश्र। और इससे ऊपर कौन थे? वैकुंठमणि शुक्ल। उन्होंने अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा की रचना की, और सुरत मिश्र ने 1767 में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की। और ये बैताल पच्चीसी की रचना किस आधार पे हुई तो आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। इसका मतलब इस बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना का आधार क्या है? संस्कृत कवि शिवदास की रचना। नेक्स्ट पॉइंट है बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी के नाम से 1801 ईस्वी में किया। अगर हम आधुनिक हिंदी में देखें तो बैताल पच्चीसी नामक जो रचना थी उसका हिंदुस्तानी खड़ी बोली में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी की रचना कब की? 1801 ईस्वी में की। संवत 1852 में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वजनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। किसने की? लाला हीरा लाल ने 1795 ईस्वी, और अगर संवत में इसको काउंट करेंगे तो 1852 संवत में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वजनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 में सेवक चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा, एक गद्य ग्रंथ लिखा, और ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? प्रियादास जी। इन्होंने किस नामक ग्रंथ की रचना की? तो इनके ग्रंथ का नाम है सेवक चरित्र, जो कि इन्होंने 1779 ईस्वी में लिखा, और ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी और माधव विलास नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। किसने? लल्लू लाल जी, जो कि आधुनिक हिंदी
के शुरुआती लेखकों में इनका बड़ा नाम है और इन्होंने राजनीति और माधव विलास नामक 2 गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथों की रचना की और इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, गद्य पद्य मिश्रित। तो राजनीति की रचना हुई थी 1802 में और माधव विलास की रचना इन्होंने की थी 1817 ईस्वी में। और ये किस भाषा में थी? ब्रज भाषा, गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ था। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? माधव विलास। नेक्स्ट पॉइंट है, माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। किसने की? माणिकलाल ओझा जी ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ मिलता है? तो ये दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने कभी उसे हिंदी तो कभी जवाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन जी का। तो दोस्तों, ये हमने हिंदी गद्य के विकास से शुरुआती 2 पेज लिए हैं और उसका 1 लाइनर देखा है। नेक्स्ट, अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसे शेयर भी करिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।